हाँ जी बच्चों, तो हमने लास्ट क्लास में जर्नल क्लोज एक्ट शुरू किया था। आप लोगों ने थोड़ा सा शुरू किया था हमने। किरण, आपने वीडियो देखी जो मैंने लास्ट आपको सेंड की थी? यस सर। आपको समझ आया? जो भी यस थोड़ी सर। सी क्लास हमने ली थी वो ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं थी, तो जैसे 23 मिनट्स की थी। हाँ हाँ हाँ, तो वो आगे हम आपको समझ आ गया था? यस सर, लिटिल बिट। ठीक है, तो आगे शुरू करते हैं। हमने सेंट्रल एक्ट तक कर लिया था। अब हम आगे शुरू करते हैं। आगे की हमारी डेफिनेशन, सेंटर गवर्नमेंट क्या होता है। जर्नल क्लोजेस एक्ट के अंदर सेंटर गवर्नमेंट की डेफिनेशन क्या है, ध्यान से सुनना। सेंटर गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट, कोई मुझे बताएगा क्या होता है सेंटर गवर्नमेंट? सर, जो ऑल ओवर इंडिया पे अपना रूल अप्लाई करती है। ओके, हाँ, तो मैं एक बार बता देना चाहता हूँ आपको पूरा क्या है इसमें। सेंटर गवर्नमेंट जो हमारा जर्नल क्लोज एक्ट के अंदर बताया गया है, क्या है सेंटर गवर्नमेंट, किस तरह से होता है, वो सारा हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, समझ आ गई? पहला पॉइंट, ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, आपसे पूछ भी सकते हैं एग्जाम के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट शैल, in relation to anything done before the commencement of the constitution, means the governor general or the governor general in council, has the case may be, and include in relation to function entrusted under subsection 1 of the section 124 of the Government of India Act 1935 to the government of province, the province government acting within the scope of authority given to it under the subsection, and in relation to administration of the chief commissioner is province, the chief commissioner acting within the scope of authority given to him under subsection 3 of section 94 का एक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट का पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। ये कहना चाह रहा है कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन कब कमेंस हुआ था हमारा, हमारा संविधान कब लागू हुआ था, पहले तो ये बता दो। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 Jan 1930। यस, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 जनवरी 1950। 1950 को क्या हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान के लागू होने से पहले, इन रिलेशन टू एनीथिंग डन, कुछ भी अगर संविधान के लागू होने से पहले हुआ है, संविधान के लागू होने से पहले कौन थे? गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल, संविधान के लागू होने से पहले गवर्नर जनरल या फिर गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ये क्या थे? ये सेंट्रल गवर्नमेंट थे। बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द गवर्नर जनरल और द गवर्नर जनरल इन काउंसिल क्या थे? सेंट्रल गवर्नमेंट थे। समझ आ गया पहला पॉइंट? जी सर। हाँ, यस सर। और इनके अंदर और कौन थे? एंड शैल इंक्लूड, और कौन थे? शैल इंक्लूड in relation to function entrusted under subsection 1
of section 124 of the Government of India Act to the Government of Province. प्रोविनेंस गवर्नमेंट, जो कोई भी प्रोविनियंस गवर्नमेंट थी, प्रोविनेंशियल गवर्नमेंट, प्रांतीय सरकार, प्रोविनेंशियल गवर्नमेंट, या कोई भी चीफ कमिश्नर ऑफ प्रोविनेंस, किसी प्रोविनेंस का चीफ कमिश्नर, ये क्या थे? सेंट्रल गवर्नमेंट में आते थे। हमारे संविधान के लागू होने से पहले कोई भी गवर्नर जनरल इन काउंसिल, कोई भी प्रोविनेंशियल गवर्नमेंट या चीफ कमिश्नर, किसी भी प्रोविनेंस का चीफ कमिश्नर, ये सारे किस में आते थे? सेंट्रल गवर्नमेंट में आते। समझ आ गई? जनरल क्लोज एक्ट के अकॉर्डिंगली। पॉइंट नंबर ये समझ आ गया या दोबारा से समझाऊं? सर आ गया। कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई हैज पर पॉइंट नंबर ए, सेंट्रल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंस होने से पहले कौन कौन आते थे? क्या कौन कौन आएगा? सर जो पहले के हमारे गवर्नर जनरल थे वो आएंगे, हाँ, और जो प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो चीफ कमिश्नर सर वो चीफ कमिश्नर प्रोविंशियल, वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते थे। समझ आ गई? और दूसरा आता है कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंस होने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंस होने के बाद अगर कुछ हुआ तो उस रिलेशन में कौन होगा? हमारे प्रेसिडेंट। कौन होंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन आएगा? इसके अंदर आएगा सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ये किस में आएगा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट में आएगा। और कौन आएगा? एंड इसमें और कौन आएंगे? इंक्लूड सर प्राइम मिनिस्टर। इसके अंदर आएंगे गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट in relation to the function entrusted under clause 1 of the article of section 258 of the constitution to the government of the state government acting within the scope of authority given to it under that clause। ये कहना चाह रहा है सब क्लोज एक जो है आर्टिकल 258 के अंदर जो भी काम, जो भी अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको दी है? स्टेट गवर्नमेंट को दी है, तो वो भी किस में आएगा? वो भी स्टेट गवर्नमेंट में आएगा। कोई भी अथॉरिटी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एज पर आर्टिकल 258 सब क्लोज 1 में कोई भी अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर स्टेट गवर्नमेंट को दी है तो वो भी किस में आएगा? स्टेट गवर्नमेंट, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में आएगा। समझ आ गई सर? हाँ जी सर स्टेट गवर्नमेंट का मतलब हमारे स्टेट के गवर्नर से हुआ या फिर जो हमारे स्टेट के सीएम वगैरह हुए उनसे हुए? अब पूरा उसका एक पूरा वो होता है, चाहे वो गवर्नर हो स्टेट का, चाहे वो हमारे स्टेट के जो भी काउंसिल हो, तो वो पूरा उसके अंदर आ रहता है। समझ आ गई? सर फिर सेंटर और स्टेट में डिफरेंस ही क्या रहा जब वो सेंटर के अंदर कवर्ड हो गया अगर state covered हो? ये अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी हुई है। ध्यान रखो, ध्यान से पढ़ना। ये कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का काम नहीं था, ये काम सौंपा गया है, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम नहीं था, बट इसको सौंपा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसको अथॉरिटी दी गई है। अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट को कुछ ऐसे काम है जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेट करती है, किसको? स्टेट गवर्नमेंट को, तो उन कामों के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट में ही ऐड किया जाएगा। समझ आ गई? क्लियर है। हाँ,
वैसे तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, लेकिन ये कहना चाह रहा है आर्टिकल 258 के अंदर जो सब क्लोज, जो क्लोज एक है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को कोई अथॉरिटी दी गई है तो वो भी किस में आएगा, सेंटर गवर्नमेंट में आएगा। समझ आ गई? और ऐसे ही यस सर। ऐसे ही अगर कोई चीफ कमिश्नर है, कोई एलजी है, जैसे दिल्ली का एलजी है, और द गवर्नमेंट ऑफ नेबरिंग स्टेट और अथॉरिटी एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी, जैसे हमारे नेबरिंग स्टेट कौन से हो गए, दिल्ली के नेबरिंग स्टेट कौन से हैं, पंजाब, हरियाणा। हरियाणा, यूपी, राजस्थान, ये नेबरिंग स्टेट है। इनकी जो गवर्नमेंट को, एलजी को, चीफ कमिश्नर को अगर कोई अथॉरिटी दी गई है काम करने के लिए अंडर आर्टिकल 239 और आर्टिकल 243 के अंदर, तो वो भी किस में आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में आएगा। वो भी किस में आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में आएगा। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है? क्लियर है। जी सर। और लास्ट हमारे पास आया इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी, द एडमिनिस्ट्रेटर देयरफॉर एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी गिवन टू हिम अंडर आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर है जिसको आर्टिकल 239 के अंदर अथॉरिटी दी गई है और वो उस अथॉरिटी के अंडर काम कर रहा है, तो वो भी किसकी डेफिनेशन में आएगा, सेंटर गवर्नमेंट की डेफिनेशन में आएगा। आपको इस तरह से ही लिखना होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन समझ आ गई? दो तरह से डेफिनेशन है, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको ध्यान से रखना है। कोई डाउट तो मुझे बताओ, नहीं हम आगे बढ़े। सर हाँ जी। सर ये प्रोविजनल जो हाँ सर। गवर्नमेंट है इसका मतलब अभी समझ नहीं आया मुझे। जो प्रोविनेंस हुआ करते थे पहले, ब्रिटिश राज हुआ करता था। ब्रिटिश राज, ब्रिटिश का जब राज था, तो जैसे हम अब स्टेट यूज करते हैं ना, वर्ड स्टेट, तो वो हाँ जी सर। प्रोविनेंस यूज करते थे, प्रांत, एक एरिया, एक प्रांत। प्रांत मतलब एक एरिया हो गया। जैसे हम फॉरेन में चले जाए, जैसे वहां पे अलग अलग प्रोविनेंस है, कनाडा के अंदर जैसे अलग अलग है, वैंकूवर हो गया, वैंकूवर एक अलग है, टोरंटो ओंटारियो हो गया, वो अलग प्रोविनेंस में आता है। तो अलग अलग प्रोविनेंस है, अलग अलग प्रांत है, वो अलग अलग उनके प्रोविनेंस एरिया है, उन हिसाब से उनकी अलग अलग बटे हुए हैं वो। तो इसी तरह से पहले ब्रिटिश राज के, कॉलोनी टाइप। हाँ मंशा, कॉलोनी टाइप। कॉलोनीज कह लो, अलग अलग कॉलोनीज कह लो, या फिर इसको आप साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हो एज अ स्टेट। जैसे हम अपने एरिया में स्टेट यूज करते हैं वर्ड, तो ऐसे ही फॉरेन के अंदर क्या होता है, दे यूज एक, देखो स्टेट हो सकता है कि एक छोटा चीज हो, छोटा भी हो सकता है, लेकिन जो एक प्रोविनेंस होता है, एक बहुत बड़ा एरिया होता है प्रोविनेंस का, अलग अलग प्रोविनेंस होते हैं, तो वो बहुत बड़े बड़े एरियाज होते हैं, हो सकता है कि वो काफी बड़े प्रांत हो। तो ऐसे हुआ करता था पुराने टाइम के साथ, पुराने टाइम के अकॉर्डिंगली अगर मैं बता दूं आपको, जैसे ये हो गया, हम यूज करते थे ना, सिंध हो गया, सिंध एरिया हो गया, मराठा एरिया हो गया, अलग जी अलग वो सर। होती थी ना, द्राविड एरिया हो गया, सिंध, मराठा, ये ऐसे ऐसे अलग अलग एरियाज होगी, वो होते थे ना, अलग अलग महाराजाओं के अलग अलग एरिया होते थे, उनको प्रोविनेंस बोला जाता था कि भाई वो अलग अलग एरिया थे, तो उनका वर्ड उस चीज के लिए यूज किया जाता है। समझिए मेरी बात? पंजाब हो गया, जैसे पंजाब एरिया, पूरा पंजाब, अब पंजाब छोटा थोड़ी था, पंजाब, पंजाब के अंदर पूरा पाकिस्तान का लाहौर साइड, उस साइड कराची कराची, आधे से ज्यादा पूरा पाकिस्तान, हमारा हरियाणा ये पंजाब में आता था, हिमाचल पंजाब में आता था, जम्मू कश्मीर एक टाइम पे पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। पंजाब छोटा थोड़ी था, पंजाब तो बहुत बड़ा था, लेकिन वो तो डिवीजन होता गया छोटा, पहले पाकिस्तान चला गया, फिर उधर से जम्मू कश्मीर हिमाचल चले गए, फिर हरियाणा आ गया,
तो इस तरह से पंजाब टूट टूट के पंजाब, अगर मैं पंजाब का नाम लूँ इट मीन्स एक बहुत बड़ा रीजन है पंजाब का। मराठा का नाम लूँ तो मराठा एक बहुत बड़ा रीजन है। सिंध एरिया, पूरा सिंध अब तो सारे का सारा पाकिस्तान में चला गया है। एक सिंध एरिया भी बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था। तो ये प्रांत हुआ करते थे अलग अलग। समझ आ गई मेरी बात? जी सर। हाँ, यहाँ तक समझ आ गई? कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। क्लियर है सर यहाँ तक। चैप्टर क्या होता है? चैप्टर मुझे बताओगे, चैप्टर क्या होता है? कुछ बोलो सिमरन। सर रीजन। सर कंपनी सेक्टर में होता है। चैप्टर का मतलब होता है चैप्टर, कोई भी चैप्टर, कंपनी किसी सेक्टर भी में एक्ट पर्टिकुलर का, लाइक। किसी भी एक्ट का या रेगुलेशन का कोई भी चैप्टर हो गया। जैसे हम कंपनी लॉ का चैप्टर पढ़ रहे हैं, शेयर कैपिटल वाला, तो चैप्टर मीन द चैप्टर ऑफ एनी एक्ट और रेगुलेशन। जर्नल क्लोज के अंदर आपसे कोई चैप्टर पूछे तो आप बताना चैप्टर मीन द चैप्टर ऑफ एनी एक्ट। एक्ट कोई भी एक्ट हो गया, कंपनी लो हाँ उसका कोई जी। चैप्टर हो गया या रेगुलेशन हो गया। यहाँ पे चैप्टर का मतलब बेयर एक्ट का, हमारी बुक का चैप्टर नहीं, बेयर एक्ट का चैप्टर। समझ आ गई? जी सर। एनेक्टमेंट क्या होता है? तो सर ये बेयर एक्ट क्या है? लागू करना, इम्पोज करना। बेयर एक्ट का मतलब होता है जो ओरिजिनली फ्रेम्ड पार्लियामेंट के द्वारा ओरिजिनली एक्ट बनाया गया होता है, जो ओरिजिनल, जैसे जिसे हमें वर्ड टू वर्ड याद करना पड़ता है। जिसको, जो बिल्कुल ही ओरिजिनल बना है, बेयर एक्ट, जो पार्लियामेंट में अप्रूव हुआ है प्रॉपरली, प्रेसिडेंट ने जिस पे अपनी असेंट दी है, वो होता है बेयर एक्ट। उसमें से अलग अलग बुक्स बनती हैं, ऑथर अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन कर करके बुक्स बनाता है। आईसीएसआई की जो बुक बनी हुई है कंपनी लॉ की, वो बेयर एक्ट में से बनी हुई है। हम जो बुक बनाते हैं वो बेयर एक्ट में से बनाते हैं। डेफिनेशन दी है सर, जो डेफिनेशंस दी है कंपनी लॉ के अंदर और बाकी में, वो बेयर एक्ट की डेफिनेशंस। वो सारी बेयर एक्ट में से ली गई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ भी डाल दिया। आईसीएसआई कहाँ से डालेगा? आईसीएसआई कहाँ से डाल, कहीं से भी नहीं डालेगा। आईसीएसआई सिर्फ सिलेबस बनाता है एक्ट को उठा उठा के। एक्ट बनाए हुए हैं पार्लियामेंट के द्वारा, जो प्रॉपरली बने हुए हैं। समझ आ गई मेरी बात? जी सर। आईसीएसआई आईसीएसआई ये देखता है कि भाई ये कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशनल के लिए कौन सा एक्ट रहेगा जरूरी, जो आज के टाइम पे। आईसीएसआई हमेशा सिलेबस क्यों चेंज करता है? वो ये देखता है कि टाइम चेंज हो रहा है, टाइम चेंज होने के अनुसार वो ये भी देखता है कि कंपनी सेक्रेटरी का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरफ जा रहा है, क्या आने वाले टाइम में कंपनी सेक्रेटरी को जरूरत पड़ेगी, और उसी जरूरत के हिसाब से फिर वो सिलेबस जो है हर 2-3 साल में चेंज करता रहता है, ताकि साथ के साथ प्रोफेशनल्स की डेवलपमेंट होती रहे, प्रोफेशनल्स को पता चलता रहे। समझ आ गई मेरी बात? जी सर। समझ आ रही है आप सबको मेरी बात? यस सर। सीखने को मिल रहा है काफी कुछ। यस सर। कंपनी लॉ में अच्छा लगता है, मजा आता है। ये जीआईजी में तो ऐसा लगता है बर्डन टाइप का। जेएचएल में क्या लगता है? जीआईजीएल नहीं बर्डन लगता है, अच्छा मैं नहीं आपको ना, लगता। मैं आपको लिख के दे देता हूँ, ये जेआईजीएल ही होगी जो आपको अच्छे नंबर दिलवाएगी। जेआईजीएल में मोस्टली बच्चे स्कोर करते हैं एग्जामिशन। तो इसमें अच्छे आ जाते हैं। बहुत सर समझ में भी तो आएगा। समझ में तो आ जाएगा, स्कोर करते हैं बच्चे एग्जामिशंस जेआईजीएल के अंदर। किरण समझ आ रही है आपको? यस सुवीक्षा, सर, आ रही है समझ। बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं यार। अब आता है एनेक्टमेंट। क्या होता है एनेक्टमेंट? एनेक्टमेंट का मतलब होता है रेगुलेशन। एनेक्टमेंट इंक्लूड रेगुलेशन, या कोई भी रेगुलेशन, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे कोड, कोई भी ऐसा रेगुलेशन जो बंगाल हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट,
बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा बनाया गया है, वो सारे एनेक्टमेंट में आते हैं। shall also include any provision contained in any act or in such regulation of force। मतलब enactment का मतलब होता है रेगुलेशन, कोई भी ऐसा रेगुलेशन या कोई भी ऐसा रेगुलेशन जो बंगाल या मद्रास या बॉम्बे कोड में बना है, या कोई भी ऐसा प्रोविजन जो किसी एक्ट के अंदर कंटेन है या किसी रेगुलेशन के अंदर कंटेन है, वो सारा क्या है? So basically it is the act. इट इज कॉल्ड Enactment का means it act. एनेक्टमेंट के अंदर एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन ये सब आता है। Okay, sir. फादर कौन होता है? फादर So parents. पेरेंट्स में तो मदर एंड फादर दोनों आ जाते हैं। फादर गार्जियन में भी दोनों आ सकते हैं। लॉ के अकॉर्डिंगली फादर वो होता है, फादर इन केस ऑफ एनी वन, कोई भी आदमी हुज पर्सनल लॉ परमिट अडॉप्शन, जिसका पर्सनल लॉ उसको अडॉप्शन करने का राइट देता है। फादर इंक्लूड अडोप्टिव फादर। समझ आ गई? Sir, adopted father means? अडोप्टिव फादर मतलब कि भाई जैसे अडोप्टिव सन होता है तो ऐसे ही अडोप्टिव फादर होता है। तो मतलब आपने, अब क्या हो गया, किसी ने बच्चे को गोद लिया, अडोप्ट किया, तो वो अडोप्टिव फादर बन गया ना उसका। हाँ। तो भाई लॉ के अकॉर्डिंगली जिसका पर्सनल लॉ उसको अडॉप्शन का राइट देता है। जैसे हिंदू लॉ है, हिंदू लॉ के अंदर हिंदू लॉ किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होता है? मुझे कोई बताएगा आप लोगों में से, हिंदू लॉ किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होता है? तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? सर जो एचयूएफ के लिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू लॉ जो एप्लीकेबल होता है वो सिर्फ एचयूएफ पे एप्लीकेबल नहीं होता, हिंदू लॉ एप्लीकेबल होता है हर एक इंडिविजुअल्स पे, जो किस रीजन के अंदर आते हैं, जो हिंदू रीजन के अंदर आते हैं, जो सिख रीजन के अंदर आते हैं, जो बुद्धिस्ट रीजन के अंदर आते हैं, जो जैन रीजन के अंदर आते हैं, उनके ऊपर हिंदू लॉ एप्लीकेबल होता है। जैन, बुद्धिस्ट, सिख और हिंदू, ये जो होते हैं इनके ऊपर हिंदू लॉ एप्लीकेबल होता है। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है सर। और मुस्लिम लॉ मुस्लिम के ऊपर एप्लीकेबल होता है। पर्सनल लॉ होते हैं सबके, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ। अब तो पर्सनल सर लॉ, यूसीसी भी तो आ रहा है ना हाँ सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी तो आ रहा है, वो तो फिर सब पे इक्वल ही रहेगा ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आ रहा है और आपका क्रिमिनल कोड भी चेंज हो रहा है पूरा। समझ आ गई? नए कोड आ गए हैं, आगे से आपको जल्दी से पढ़ लो, नहीं तो नए कोड तो पढ़ने ही पड़ेंगे फिर आपको आगे, क्योंकि आईसीएसआई का सिलेबस बहुत, अगर सिविल कोड भी आ गया प्रॉपरली, और अभी तो बिल चलो कोड बन के आया, प्रॉपर बिल के फॉर्म में आया ड्राफ्टेड, लेकिन जिस दिन वो पास हो गए प्रॉपरली तो आपका जीआईजीएल का काफी कुछ चेंज हो जाएगा। हाँ सर, इंडियन एविडेंस एक्ट भी है इसमें। हाँ, काफी कुछ चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है सर। तो ये है फादर की डेफिनेशन, जिसका पर्सनल लॉ उसको अडॉप्शन का राइट देता है, और वो होता है फादर। फादर के अंदर कौन ऐड होता है? अडॉप्टिव फादर। समझ आ गई? जी सर। फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है मुझे बताओगे? सर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और एंड होता है 31 मार्च। हाँ। गवर्नमेंट क्या 31 होती है? गवर्नमेंट सर गवर्नमेंट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आती है। क्या होती है? सर गवर्नमेंट में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आती है, जो लॉ मेकर्स भी कह सकते हैं। ओके, गवर्नमेंट के पास पावर होती है रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की। ओके। हाँ, तो Legis- गवर्नमेंट इंक्लूड गवर्नमेंट जिसके अंदर स्टेट और सेंटर दोनों तरह की गवर्नमेंट आती है, वो होती है गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है, मुझे बताओगे? सिक्योरिटी। तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मीन द सिक्योरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, बट इन एनी एक्ट और रेगुलेशन मेड तो कौन सी सिक्योरिटी? हाँ, तो किस टाइप की सिक्योरिटी आएगा इसमें? ऐसी सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट ने इशू कर रखी है, किसी गवर्नमेंट कंपनी ने इशू कर रखी है, इक्विटी के फॉर्म में भी हो तो सकती वो है, स्टेट और कोई भी सेंट्रल पे दोनों पे आएगा। गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट के म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, वो सारा किस में आता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। सिक्योरिटी। क्लियर है? ठीक है जी सर। ओके, आगे हो जा। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट क्या होता है? सर हाई कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट, जहाँ पर हाई कोर्ट जो होती है, हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक स्टेट की एक हाई कोर्ट होती है। हाई कोर्ट यूज विद रेफरेंस टू द सिविल प्रोसीडिंग शैल मीन द हाईएस्ट सिविल कोर्ट ऑफ अपील। ये हाईएस्ट सिविल कोर्ट ऑफ अपील होती है। हाई कोर्ट के अंदर क्या सुप्रीम कोर्ट आती है या नहीं आती? हाई कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट नहीं आती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से बड़ी होती है। लेकिन हाई कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ सिविल, एक हाईएस्ट सिविल कोर्ट होती है अपील के लिए। क्या होता है, पहले मैटर कहाँ जाता है? पहले मैटर जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर होती है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से ऊपर आती है सुप्रीम कोर्ट। हर एक स्टेट की हाई कोर्ट होती है। पंजाब की हाई कोर्ट कौन सी है? सर पंजाब हरियाणा। पटियाला है शायद से। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ है ना, तो वो पंजाब यस की सर। वो है। तो ये क्या है आपकी हाई कोर्ट। तो पहले केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है फिर हाई कोर्ट में जाएगा। केस क्या होते हैं, डायरेक्टली नहीं डिस्ट्रिक्ट जाते, कोर्ट। अपील्स के मैटर जाते हैं, पहले सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर जाते हैं। कोई भी क्या होते हैं, दो तरह के केस होते हैं, क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस। जो सिविल केस होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं। जो सिविल केस होते हैं वो कहाँ जाते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। क्रिमिनल केसेस कोई मुझे बता सकता है कहाँ जाते हैं? तो हाई कोर्ट। नहीं, सिविल कोर्ट जाते हैं सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट जो होते हैं फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट। फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, फिर सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट। यहां से कुछ नहीं बनता, फिर जाते हैं हाई कोर्ट के अंदर। क्लियर है? जी सर। कोई डाउट? अच्छा सुप्रीम कोर्ट में कब जाता है? जब हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के अगेंस्ट जो ऑर्डर के अगेंस्ट, जो हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील जाती है वो सुप्रीम कोर्ट में जाती है। ठीक है सर। समझ आ गई? इमूवेबल जी सर। प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई बताएगा मुझे? सर ऐसी प्रॉपर्टी जो मूव नहीं कर पाती, लाइक फॉर ऐसी एग्जांपल लैंड। प्रॉपर्टी जो क्या होती है, मूव नहीं की जा सकती।
इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड लैंड, कोई भी लैंड हो गई, लैंड का एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हो नहीं। बेनिफिट आउट ऑफ लैंड, आप लैंड को यूज करते हो, लैंड पे आप कुछ भी बनाते हो, कुछ भी जो बेनिफिट आप लैंड से लेते हो उसको भी मूव नहीं कर सकते। कोई भी चीज जो जमीन से जुड़ी है, जमीन में धसी है, जमीन में गड़ी है, तो वो भी क्या है, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। समझ आ गई मेरी बात? जी सर। किसी को यहाँ तक कोई डाउट अभी तक आया हो तो मुझे बता सकता है, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। नो सर। किरण, सौरभ, स्वेच्छा, सिमरन एंड मंशा। क्लियर है सर यहाँ? ओके, Yes, sir. जी सर क्लियर है। इम्प्रिजनमेंट पढ़ते हैं। इम्प्रिजनमेंट क्या होता है? इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है, इम्प्रिजनमेंट मींस इम्प्रिजनमेंट डिफाइंड अंडर द इंडियन पेनल कोड। आप इंडियन पेनल कोड के अंदर इसको, आईपीसी के अंदर आप इसको पढ़ोगे। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है? कोई डाउट? तो सर एक टाइप का ये जेल नहीं हो? हाँ, सर जेल नहीं हो गई, सिंपल आसान लैंग्वेज में इम्प्रिजनमेंट का imprisonment। मतलब होता है जेल। और इम्प्रिजनमेंट काफी तरह की होती है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्या होती है? सर उम्र उम्र कैद की सजा टाइप। अच्छा, है ना? तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है। कुछ इम्प्रिजनमेंट होती है जो 10 साल के लिए होती है, कुछ इम्प्रिजनमेंट होती है जो 5 साल के लिए होती है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ ऑफेंस। तो वो अलग अलग तरह से होती है। तो सर क्लियर है? इम्प्रिजनमेंट में पेनाल्टी भी लग जाती है ना? हाँ, पेनाल्टी भी तो लग जाती है इम्प्रिजनमेंट में। हम्म, आगे बढ़े। जी सर। चलो, लास्ट टॉपिक करेंगे ये, इंडिया की डेफिनेशन। क्या है इंडिया की डेफिनेशन? Yes, sir. क्या है इंडिया? सर इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया इन हमारा एक रूल रिस्पेक्ट, है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। पूरा अच्छे से पढ़ो। इंडिया शैल मीन has respect to any period before the commencement of the dominion of India, British India together with all territory of India ruler, then under the sovereignty of His Majesty, all territory under the sovereignty of an India ruler and the tribal area। अगर मैं डेमोक्रेसी के इस्टेब्लिशमेंट होने से पहले, डोमिनियन का मतलब होता है कि डेमोक्रेसी, जब कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी हुई, डेमोक्रेसी के बनने, गणतंत्र के बनने से पहले जो भी ब्रिटिश इंडिया था, जहां पे भी ब्रिटिश राज था वो, जहां पे भी इंडिया के महाराजाओं का राज था वो, जो भी इंडिया के सर्जरिटी मतलब जो भी उनका एरिया था राजाओं का वो, और जो भी ट्राइबल एरिया था, आदिवासियों का एरिया, वो सारा क्या था? वो इंडिया था। वो सारा क्या था? इंडिया था। समझ आ गई मेरी? जी सर। अगर मैं बात करूं हैज रिस्पेक्ट एनी पीरियड आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डोमिनियन, गणतंत्र के, डोमिनियन का मतलब होता है कि डेमोक्रेसी, गणतंत्र के इस्टेब्लिशमेंट होने के बाद, बट कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान के लागू होने से पहले, ऑल द टेरिटरी फॉर द टाइम बिंग इंक्लूड इन दैट डोमिनियन, जितनी भी टेरिटरी थी इंडिया की वो सारी इंडिया की डेफिनेशन में आती थी। और कमेंसमेंट के लागू, कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के बाद, ऑल द टेरिटरी फॉर द टाइम बिंग कंप्राइज इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जितनी भी सीमाएं थी इंडिया की, जितनी भी सीमाएं थी वो सारी किसमें आती थी? इंडिया की डेफिनेशन में आती थी। समझ आ गई मेरी बात? द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी का मतलब होता है सीमाएं, बॉर्डर होता है, एक होता है बॉर्डर, एक होता है टेरिटोरियल वाटर।
टेरिटोरियल वाटर का भी एक एरिया होता है 200 नॉटिकल माइल्स। एक एरिया बना रखा है पानी का कि जहां तक इंडिया का क्या रहेगा, टेरिटरी रहेगी। भाई ये वाला पानी सारा इंडिया के हिस्से में आएगा, यहां तक इंडिया है पूरा। टेरिटोरियल वाटर होता है 25 नॉटिकल माइल्स, 20 नॉटिकल माइल्स कुछ होता है। तो वो बता रखा है हमें, जब हम टैक्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर इंडिया की पूरी प्रॉपर डेफिनेशन है, तो हम वहां पढ़ेंगे। तो टेरिटोरियल वाटर होता है 20 नॉटिकल माइल्स, जो कि पूरा एक पानी का एरिया होता है, और वहां तक जितने तक वो एरिया होता है वहां तक सारी इंडिया की टेरिटरी होती है, तो वो भी इंडिया की डेफिनेशन में आती है। समझ आ गई मेरी बात? जी सर। तो इतना ही करते हैं आज की क्लास में, बाकी हम कल शुरू करेंगे इसको आगे। बट कल की क्लास में वी विल ट्राई कि कल नेक्स्ट क्लास में जो भी आएगा, 2 क्लास शायद हो जाए हमारी इसके अंदर, बट हम इसको ट्राई करेंगे जल्दी फिनिश करने में। समझ आ गई मेरी बात? यस सर। चलो चलो फिर कल की क्लास में मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू। कल हम बात करेंगे फिर इसके बारे में, ठीक है ना?